मैं बदनाम गलियों की वेश्या थी। यहाँ का रिवाज था, जो वेश्या पेट से होती उसे पूरे 9 महीने कैद में रखा जाता था। अगर वो बेटा पैदा करती तो उसे आज़ाद कर देते थे, और बेटी होती तो दोनों को मार डालते थे। मैं जब पेट से हुई तो एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम गलती से भी बेटा ना होने देना, ये लोग तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मैं हैरान थी कि वो औरत ऐसा क्यों कह रही है। जब मैंने बेटा पैदा किया तो आज़ाद होते ही मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मैंने जब होश संभाला तो अपने आप को उन गलियों में पाया जहाँ के बारे में शरीफ और इज्जतदार लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मुझे मेरा असली नाम क्या था ये तक मालूम नहीं था। हर कोई मुझे अपने मनपसंद नाम से पुकारता था। कोठे की मालकिन मुझे किसी और नाम से पुकारती थी, जबकि वहाँ आने वाले मर्द मुझे अपनी मर्जी के नामों से पुकारते थे। मैंने बचपन से ही नाचना सीख लिया था, और इसलिए जब मैं 16 साल की थी तब से ही मैं रात को महफिल में नाचने लगी थी। ना जाने कितने ही लोग मेरे मुजरे के दीवाने थे। कुछ तो मेरी उम्र कम थी और कुछ मुझ में लचक भी बहुत थी, और इस तरह मैं एक मुजरे वाली बनती चली गई। समय बीतता रहा और इसके साथ साथ मेरी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। मैंने देखा था, जिस कोठे में मैं काम करती थी वहाँ पर लड़कियाँ अगवा करके लाई जाती थी, या कुछ को उनके बाप या भाई उनके प्रेमी बेच कर जाते थे, और फिर लड़कियों को वेश्या बना दिया जाता था। मैंने एक दो बार कोठे की मालकिन से पूछा भी कि मैं कहाँ से आई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी पहचान ही यही थी कि मैं एक वेश्या थी। रात भर के लिए मैं इज्जतदार लड़की बन जाती थी, जिसके पास आने वाला हर मर्द उसे पूछता था और उसकी इज्जत करता था। लेकिन दिन की रोशनी में अगर इन्हीं मर्दों के सामने मैं आ जाती तो नफरत से मुंह फेर कर गुजर जाती थी। और इस हकीकत से तो मैंने बहुत ही बचपन से समझौता कर लिया था कि हम जैसे लोगों को सिर्फ रात के अंधेरे में इज्जत मिलती है, और जिसने बचपन से ही इज्जत ना देखी हो, प्यार ना देखा हो, उसे क्या परवाह। इसलिए हमें रात के अंधेरे में मिलने वाली इज्जत लगती थी, और वो वाला प्यार ही प्यार लगता था। ऐसे ही साल गुजरते रहे, और अब मैं बाकायदा वेश्या बन चुकी थी। हमारी पूरी गली में एक कानून था कि जो कोई भी प्रेग्नेंट होती उसे 9 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था। अगर कोई ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलती थी, इससे ज़्यादा वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती थी। और फिर अगर वो वेश्या बेटी पैदा करती तो इन दोनों को मार दिया जाता था, और अगर वो बेटा पैदा करती तो इस वेश्या को बेटे के साथ उसी वक्त इस गली से निकाल दिया जाता था। मुझे हमेशा से ये कानून बहुत अजीब लगता था कि भला बेटी होने पर ये दोनों को मार क्यों देते हैं। बेटी होने से तो हमारे धंधे में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वही बेटी अगले 15-16 साल गुजरने के बाद पैसे कमाने का जरिया बन जाती है। जबकि बेटा पैदा होने पर वो तो पहले वाली वेश्या से भी हाथ धो बैठते हैं और बेटे के साथ उसे भी निकाल देते हैं। जबकि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती थी, जो कि मुझसे बड़ी थी। अगर मैं उनसे पूछती तो वो कहती थी कि इस कानून को हमने नहीं बनाया है, ये कानून ऐसे ही चला आ रहा है, बस तुम बच के रहना, कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाओ। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मैं 19 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर कानून के मुताबिक हमारे ही कोठे में मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलने की अनुमति थी। मैं बस कभी कभार थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाकर घूम फिर आती थी, क्योंकि मुझे खाना कमरे में ही दिया जाता था, और कमरे के साथ एक वॉशरूम भी था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास किसी को आने की अनुमति नहीं थी। कोठे पर मौजूद लड़कियां या कोई भी मेरे कमरे में आ सकता था, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए अक्सर वहाँ पर मौजूद लड़कियां मेरे कमरे में आकर बैठती रहती थी और मुझसे बातचीत करती थी, क्योंकि मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने होश भी इस जगह पे आकर ही संभाला था, और इनमें से कितनी ही लड़कियां थीं जो मेरे सामने लाई गई थी, और उस समय मैं इनका सहारा बनी थी। और आप सबको ही मालूम था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, और अगर बेटा पैदा हुआ तो भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो भी समय यहाँ था वो मेरे साथ वो गुजारना चाहती थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन सुबह के समय एक औरत मेरे कमरे में आई। क्योंकि मेरे कमरे में आने में किसी को कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए मेरे कमरे का दरवाज़ा हर समय खुला ही रहता था। और ये वो वक्त होता था जब हमारे कोठे की सारी औरतें अपने कामों से फ्री होकर अपने अपने कमरों में जाती थी, और सारी रात
आने वाले मर्द अपने अपने घरों की राह लेते थे और ये समय भी अच्छा खासा गहमा गहमी का होता था। मर्द वापस जा रहे होते थे और औरतें सारी रात की थकी हारी अपने गहने उतारकर आराम करने का सोच रही होती थी। उस समय वो औरत मेरे कमरे में आई। मेरे लिए ये हैरत वाली बात थी, क्योंकि वो औरत हमारे कोठे से संबंध नहीं रखती थी। पहली बात तो ये कि इज्जतदार औरतें इन बदनाम गलियों में आती ही नहीं हैं, और इधर मजबूरी के तहत अगर आ भी जाए तो दिन की रोशनी में आती है। रात को यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, जबकि वो औरत इस समय यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन मैंने जब इस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, तो उसने कहा कि तुम इस बात को छोड़ो कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ और कैसे आई हूँ। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हें बेटा ना दे, और अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तुम यहाँ से आज़ाद कर दी जाओगी। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बेटा हुआ तो मैं आज़ाद कर दी जाऊंगी। इससे कम से कम ये तो होगा कि मैं जिंदा रहूंगी और अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सकूंगी। लेकिन अगर बेटी हुई तो मुझे और मेरी बेटी को दोनों को मार दिया जाएगा। लेकिन वो किसी तरह से मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो जिस तरह से मुंह छुपाकर खामोशी से आई थी, वैसे ही निकलकर मेरे कमरे से चली गई। और उस वक्त मुझे बाहर निकलना सख्ती से मना था कि कहीं किसी आते जाते मर्द की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। इसलिए मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकती थी और इसीलिए मैं चुप हो गई। मुझे लगा कि इस औरत से मुझे पूछना चाहिए कि वो ये बात क्यों कह रही है, जबकि इस औरत को पहले तो मैंने यहाँ नहीं देखा था। मैं सालों से इस जगह पे रह रही थी और मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो औरत फिर से रात के समय मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि तुमने मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं है। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि किसी तरह बेटा पैदा नहीं करना। मुझे उसकी बात पर बहुत हैरत हुई। क्या वो पागल है? बेटा पैदा करना या बेटी पैदा करना ये मेरे हाथ में कहाँ है? और अगर मेरे हाथ में होता तो क्या मैं प्रेग्नेंट होती? जबकि मैं भी ये बात नहीं जानती थी कि आने वाले बच्चे या बच्ची का बाप कौन है। लेकिन वो औरत बस एक ही बात की रट लगाई जा रही थी कि तुम बस बेटा पैदा मत करना, बेटा पैदा मत करना। और ये कहकर वो खामोशी से निकल गई। मैंने उससे बहुत सवाल किया कि वो कहाँ से और क्यों आई है और बेटा पैदा करने से क्या होगा, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने जब उस औरत पर ध्यान दिया कि वो जो भी थी रात के समय ही आती थी, तो इसका मतलब था कि सारे रास्ते उसे मालूम थे। इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कभी इन गलियों में रहती होगी, इसलिए इसे सारे रास्ते ही मालूम है। और शायद इसका बेटा भी होगा, इसलिए वो इन गलियों से निकल गई होगी। पर ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो बदनाम गली से निकल गई, तो फिर ऐसा वो क्यों कह रही है? और अब तो ये सिलसिला चल निकला था। वो औरत हर 3-4 दिन के बाद ऐसे ही रात के वक्त छुपकर मेरे कमरे में खामोशी से आती थी और वैसे ही निकल जाती थी। मैंने तो अब इस बात पर सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन कमरे में मैं अकेली होती थी तो ख्याल उसी औरत पर ही जाता था, और जब भी ध्यान जाता था तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं बेटा ना होने की प्रार्थना करूं, कि मैं दिल से चाहती थी कि मुझे बेटा ही पैदा हो। ऐसे में कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगी। मैंने उस औरत के बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। और मेरी वो दोस्त जिनसे मैं बहुत अच्छा संबंध रखती थी, वो सब बहुत उदास हो रही थी। उनकी एक ही कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ ही बिताए। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कोठे की मालकिन भी उदास थी, क्योंकि उसके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि मैंने कभी भी उसे तंग नहीं किया था। इसीलिए वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो भी जानती थी कि मेरे पास अब समय कम है और जैसे ही मेरी डिलीवरी होगी या तो मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर ये गलियाँ, और मैं कभी नहीं मिल सकूँगी। लेकिन गुजरते वक्त को तो कोई नहीं रोक सकता। हर गुजरता दिन मुझे इनसे दूर लेता जा रहा था, और इन गलियों में मेरे बचपन, लड़कपन और जवानी भी गुजरी थी, और इन गलियों के अलावा मैंने दुनिया देखी ही नहीं थी। अब मुझे उस औरत की बात किसी हद तक ठीक लगने लगी थी कि अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं बेटा लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं तो यहाँ पर किसी को जानती तक नहीं। दूसरी बात कि बेटी हुई तो भी मुझे मरना पड़ेगा, और यही सोचकर चिंता ने मुझे ज़्यादा बीमार कर दिया था। आखिरकार वो समय भी आ गया जब मेरे भविष्य की ज़िंदगी का फैसला होना था, और भगवान ने मुझे बेटा दिया था। बेटा पैदा होने की मुझे बहुत खुशी थी, इसलिए भी थी कि अब मैं ज़िंदा रहूँगी। बेटा भी मेरा बहुत सुंदर था।
बेटा पैदा होने के बाद कोठे की मालकिन ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी। लेकिन मैंने उनसे विनती की कि सिर्फ आज की रात मुझे यहाँ रहने दें, क्योंकि मैं सबसे मिलना चाहती थी, सबके साथ समय बिताना चाहती थी। उसने मुझ पर मेहरबानी की और मुझे अनुमति दे दी। वो रात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी कि इस रात हमारे कोठे का दरवाज़ा ही नहीं खोला गया, किसी मेहमान का स्वागत ही नहीं किया गया, बल्कि वो रात वहाँ की सारी लड़कियों ने मेरे नाम कर दी थी। जैसे जैसे सुबह करीब आती जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल रही हो। मुझे भी अब यहाँ से जाना था। सुबह मैंने अपना और अपने बेटे का कुछ सामान उठाया और इस कोठे से बाहर निकल आई। ये कदम तो मुझे उठाना ही था। बेटे को लेकर इन गलियों से निकली, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और मुझे रह रहकर वो औरत याद आ रही थी जिसने मुझे कहा था कि प्रार्थना करो तुम्हें बेटा ना हो। शायद वो ठीक ही कह रही थी। बेटी होती तो एक बार में हम दोनों माँ बेटी मर जाती, लेकिन अब मुझे पल पल मरना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी। एक छोटी सी नन्ही सी जान की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी और मेरे सर पर छत भी नहीं थी। शायद उस औरत के साथ भी यही हुआ होगा, इसीलिए वो मुझे बार बार कह रही थी कि बेटा ना होने की प्रार्थना करो। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। वहाँ से निकलने के बाद मैं चलती रही, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं ज़्यादा और चल सकूं। इसीलिए मैं सड़क पर ही बैठ गई, क्योंकि मेरी मंजिल तो कोई थी ही नहीं कि मैं कहीं जाती। थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक गाड़ी आके रुकी और उसमें बैठे हुए आदमी ने मुझसे पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन उसने कहा कि ये सड़क बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर डाकुओं का राज है, इसीलिए आप यहाँ से मेरे साथ चलें। जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। मैं खामोशी से उसकी गाड़ी में बैठ गई और उससे कहा कि मुझे किसी भी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। उसने मुझे इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने बेटे के साथ व्यस्त थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस आदमी के हाथ में कुछ था जो उसने मेरी नाक पे लगाया, और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। और जब मुझे होश आया तो मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा अब मेरे पास नहीं था और मैं एक तहखाने में बंद थी। तहखाना इसलिए कि जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो वहाँ सिर्फ सीढ़ियाँ थीं जो कि ऊपर की ओर जा रही थीं, और उसके साथ एक दरवाज़ा लगा था जो कि बाहर से बंद था। मैंने वो दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं कोई इज्जतदार लड़की नहीं थी जिसे इज्जत लुटने का डर होता। लेकिन जिसकी वजह से मैं अपने ठिकाने से निकाली गई थी वो मेरे पास नहीं था। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जो मेरे पास रात के समय आया करती थी। उसने मुझसे कहा, मना किया था ना कि बेटा पैदा मत करना, अब भुगतो। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस दो, बस तुम जो चाहती हो वो मैं कर दूंगी। उसने मुझे इशारा किया और मैं उसके पीछे हो गई। कमरे में मेरा बेटा सोया हुआ था। उसने कहा कि वो तुम्हारा बेटा है, जाओ अपने बेटे को उठा लो। मैं पागलों की तरह भागती हुई बेटे के पास गई, उसे उठाकर चूमने लगी। मैं भूल गई थी कि मेरे पीछे वो औरत खड़ी है और मुझे उससे सवाल करना है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया और मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं अपने बेटे को उठाकर बाहर निकली तो एक छोटा सा मकान था और इस मकान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो औरत कहीं पर नहीं थी। मकान की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इन्हें फलांग कर घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो औरत कौन थी और वो मर्द मुझे यहाँ पर क्यों लाया। उस औरत ने मुझे क्यों निकाला, और फिर वो मर्द कौन था जिसने मुझे बेहोश किया था और यहाँ लेकर आया। लेकिन सिर्फ एक बात की तसल्ली थी कि वो जो कोई भी है जिसने मुझे अगवा किया है, कम से कम हम दोनों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वरना अब तक ज़रूर मुझे और मेरे बेटे को वो मार सकता था। जब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मैंने पूरे घर को देखा। कमरे की अलमारी में मेरे, बच्चे की और मेरी ज़रूरत की तकरीबन सारी चीज़ें पड़ी थीं, यानी कि मुझे कोई खतरा नहीं था। जो वहाँ से निकलते हुए मैं परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी बच्चे को लेकर और कहाँ जाके रहूँगी। वो मसला तो भगवान ने पहले ही हल कर दिया था, लेकिन मुझे यहाँ कौन और क्यों लेकर आया ये जानना अभी बाकी था। मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और इन 2 हफ्तों में इस घर में कोई भी नहीं आया था।
सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही रहते थे। चीज़ों की मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन इंसान तन्हाई से तंग आ ही जाता है। मैं कब तक यहाँ अकेली रहती। बात करने के लिए मेरे पास एक मेरा बेटा ही था, जो कि मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता था। 1 महीने के बाद मेरे पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा था। यहाँ तक कि बच्चे की ज़रूरत की सारी चीज़ें भी खत्म होने को थीं कि रात गए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर का दरवाज़ा खुला हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वही औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसे देखते ही मैं फ़ौरन भागती हुई उसके पास पहुंची और उससे कहा कि आज तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती हो। यहाँ चुप करके बैठो और मुझे बताओ कि ये सब क्या है, कौन हो तुम और यहाँ मुझे कौन लेकर आया है और क्यों। मुझे सारी बात बताओ। उस औरत ने कहा कि आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने ही आई हूँ। सबसे पहले तो तुम ये सुन लो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं भी एक वेश्या थी और मेरा भी बेटा पैदा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इन गलियों से निकाल दिया गया था। लेकिन वहाँ से निकलते ही जिस तरह तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाया गया, मुझे भी लाया गया था और ऐसे ही एक मकान में मुझे भी रखा गया था, जहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। और जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया था और फिर मुझे दोबारा से वेश्या बना दिया गया था, और वो भी उसी मकान के अंदर जहाँ पर मैं कैद थी, जहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चलती थी। मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम पैदा हुई और तुम्हारे जन्म के बाद भी यही किया गया था। 1-2 महीने तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, लेकिन इसके बाद जब तुम 2 से 3 साल की हुई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लिया गया था और तुम्हें कोठे पर बिठा दिया गया। लेकिन मेरा बेटा है, ये मुझे बात बाद में मालूम हुई कि हर कोठे पर आने जाने वालों का हिसाब रखा जाता है और उनका बाकायदा डीएनए भी रखा जाता है। जो बेटे पैदा होते हैं, इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और फिर अगर वो किसी अमीर बाप के बेटे हों तो बाप को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवा लिए जाते हैं, और उनके बाप बहुत अमीर ना हो तो उन बच्चों को या तो भीख मांगने पर लगा दिया जाता है या फिर उनसे मजदूरी करवाई जाती है। यानी हर तरह से फ़ायदा उठाने का ही काम है। मैंने कहा कि अगर उन्होंने यही सब करना होता है तो ये ड्रामा क्यों किया जाता है कि बेटी पैदा होगी तो माँ बेटी को मार देंगी और बेटा पैदा होगा तो उसे वहाँ से निकाल देंगी। उसने कहा कि ये कानून जब मैं नई नई उस दुनिया में गई थी तब से ही बना था, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। वहाँ जिस औरत की बेटी होती थी उसे वहाँ पर वेश्या बना दिया जाता था। लेकिन एक बाप ने अपनी सगी बेटी, जो कि वेश्या बन चुकी थी, उसके साथ एक रात गुजार ली थी। कभी कोई भाई अपनी बहन के साथ, तो कभी बेटा माँ के साथ, और बाद में ये कानून बनाया गया। और तुम्हें एक बात बताऊं कि आज तक वहाँ पर जिन औरतों को कैद किया जाता है, इनमें से किसी की बेटी पैदा नहीं हुई। सबके बेटे पैदा होते थे और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। और उन्हें जब वहाँ से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उनके साथ यही होता है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन माँ ने खुद ही मुझे कहा कि तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे आने जाने की हर जगह आज़ादी है। मैं तुम्हें इज्जत दे सकती हूँ, यहाँ से निकाल सकती हूँ और एक बस्ती में पहुँचा दूँगी। वहाँ तुम्हें खुद ही अपने लिए काम ढूंढना होगा और अपने बेटे की परवरिश करनी होगी। मुझे भी ये बात मंजूर थी, इसलिए माँ की मदद से मैं वहाँ से भाग गई और गरीबों की बस्ती में मैं गरीब औरत बनकर रहने लगी थी। मैं जिसके हुस्न के कभी चर्चे होते थे, अब लोगों के घरों में काम करती थी और बेटे को पालती थी, क्योंकि ना ही मैं कोई नई वेश्या को जन्म देना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को भीख मांगने पर मजबूर करना चाहती थी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।